ओके, तो तो हम हम अभी तक हमने बात हमने की बात लोड की डिस्ट्रीब्यूशन लोड स्लैब्स पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्लैब्स पे होता है। कैसे होता है। अब हमारा अब हमारा आगे का आगे का जो जो टॉपिक्स हैं जो हमें टॉपिक्स हैं जो समझने हमें हैं समझने हैं वो है कि वो है कि भाई भाई लोड लोड कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते कॉम्बिनेशंस क्या हैं। क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट अ मिनट, थिंक। ओके। ओके, तो तो नाउ फर्दर नाउ फर्दर, हमारा जो टॉपिक हमारा जो चल रहा है टॉपिक वो चल है रहा है वो है विंडेंट विंड एंड स्टेशन स्टेशन एनालिसिस। तो एनालिसिस। स्ट्रक्चर तो फॉर्म्स स्ट्रक्चर फोर्स फॉर्म्स, फोर्स, जनरलाइज्ड, जनरलाइज्ड, हम इनकी हम बातें इनकी करते हैं। बातें कर रहे हैं। तो तो अब हमारा अब अगला हमारा जो अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भाई वो है कि भाई आ, जो लोड्स जो हैं लोड्स हैं उन लोड्स के उन लिए लोड्स के लिए, मतलब इन हाँ लोड्स का मतलब उन लोड्स का कॉम्बिनेशन क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है। क्या तो क्या लास्ट होता है। टाइम तो हमने लास्ट टाइम हमने बताया था कि बताया स्लैब था पे कि स्लैब पे जो लोड है जो कैसे लोड है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसमें एक उसमें एक जो बात जो मैं और जोड़ना मैं और चाहूँगा जोड़ना वो ये चाहूंगा कि वो ये कि जैसे कोई बीम जैसे है, कोई बीम है, सिंपली सिंपली सपोर्टेड बीम है, सपोर्टेड बीम है, बीम, बीम, एक तो सिंपली एक तो सपोर्टेड सिंपली बीम है सपोर्टेड बीम है और और एक एक, आप ऐसे समझ आप ऐसे लीजिए समझ लीजिए, यहाँ तो दो यहाँ बीम तो है, दो बीम है, दोनों सिंपली दोनों सिंपली सपोर्टेड है। सपोर्टेड है। तो तो एक तो ये एक केस तो होता ये है, केस हो गया, ये एल है, ये एल ये है, एल है, ये एल है, ये ये है। तो सिंपली तो सिंपली सपोर्टेड बीम सपोर्टेड बीम वैसे वैसे डिटरमिनेट होती है, डिटरमिनेट होती है, एनालाइज करने में एनालाइज आसानी करने में होती है। आसानी होती है। लेकिन लेकिन जब हम बात जब हम करते बात हैं करते हैं आ, आ, इन इन जो बीम्स जो की बीम्स के लोड रजिस्ट लोड करने की रजिस्ट करने की कैपेसिटी को कैपेसिटी को और इनके और इनके डिफ्लेक्शन को, डिफ्लेक्शन तो को, तो जो जो कंटिन्यूस जो कंटिन्यूस बीम्स हैं जो बीम्स हैं वो बेटर वो होती हैं। बेटर होती कंटिन्यूस हैं। बीम कंटिन्यूस बीम्स लोड भी ज़्यादा लोड भी रजिस्ट ज़्यादा करेगी रजिस्ट और करेगी कंटिन्यूस और बीम कंटिन्यूस बीम डिफ्लेक्ट भी कम डिफ्लेक्ट भी होगी। कम होगी। सो सो कंटिन्यूस बीम्स कंटिन्यूस आर बीम्स बेटर आर बेटर in terms in of terms of performance, performance, even if they even are if of the they are same of the length same or same length or span। same span। अब हम बात अब करते हम हैं बात लोड करते हैं लोड कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशंस तो की। लोड तो लोड कॉम्बिनेशन आपको कॉम्बिनेशन आपको जो जो आई एस कोड्स हैं आईएस उनमें कोड्स हैं दिया हुआ उनमें है। दिया जैसे हुआ है, जैसे एट अगर सेवन आप फाइव देखोगे 875 स्टील के देखोगे लिए स्टील या के लिए या 4 5 से देखोगे 4 5 से कंक्रीट के देखोगे लिए। कंक्रीट के लिए, तो उनमें तो उनमें आपको आपको कि भाई कि भाई डेड लोड है, डेड लाइव लोड है, लोड है लाइव या लोड और है कोई या जो और लोड कोई है जो उनके लोड है, उनके कॉम्बिनेशंस को कॉम्बिनेशंस एक्सप्लेन को एक्सप्लेन किया गया है कि किया भाई गया है क्या कि क्या कॉम्बिनेशंस आपको लेने कॉम्बिनेशंस हैं। आपको लेने हैं। लोड्स की लोड्स की डिटेल्स जो हैं डिटेल्स वो जो हैं वो 875 में दी हुई 875 हैं। में दी हुई हैं। अब जो लोड अब जो लोड कॉम्बिनेशंस हैं कॉम्बिनेशंस जनरली हैं, हम क्या जनरली हम करते क्या हैं कि भाई करते हैं जब कि भाई लिमिट जब स्टेट लिमिट मेथड की हम स्टेट बात मेथड की करते हम हैं, बात करते हैं, क्योंकि अब क्योंकि अब हमारा जो हमारा मेन जो मेन मेथड है जिस पे मेथड है हमारा जिस पे फोकस हमारा है वो है फोकस है लिमिट वो है स्टेट लिमिट मेथड। स्टेट मेथड। तो लिमिट तो स्टेट लिमिट मेथड में स्टेट मेथड में अब लोड आपने लगाया। लोड लगाया, तो लोड तो लगाने लोड पे लगाने पे जैसे जैसे कोई बिल्डिंग कोई है, बिल्डिंग बिल्डिंग है, के बिल्डिंग के ऊपर आपको लोड ऊपर पता आपको है। लोड पता। तो वर्किंग स्ट्रेस में तो हम लोड पे कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगाते थे, ऐसे ही सीधा सीधा कर देते थे। लेकिन जब आप बात करेंगे लिमिट स्टेट मेथड की, तो लिमिट स्टेट मेथड में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिए हुए हैं। तो जो कंक्रीट का है, कंक्रीट के लिए आरसीसी के लिए इनफोर्स इनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए 4 5 6 में दिए हुए हैं और स्टील के लिए 800 में दिए हुए हैं। अब इन दोनों में क्या है दो स्टेज होती हैं। हम पहले वैसे इनको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। एक तो है सर्विस लोड या सर्विसेबिलिटी सर्विसेबिलिटी और एक है कोलैप्स। इसको हम सर्विस लोड भी बोल देते हैं, सर्विस लोड, वर्किंग लोड या अल्टीमेट लोड के लिए। तो ये दोनों के दोनों हैं जो लिमिट स्टेट के पार्ट हैं दोनों। अब इसमें यहाँ हेलो पर सर, जो आपकी फैक्टर, आवाज नहीं आ रही। ओके
इधर से कौन है? हेलो। ओ सॉरी। हाँ मैं दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आप सुन सकते हैं आप सुन सकते हैं अभी मुझे? यस सर, अब आ रही है। यस सर। ठीक। ओके। तो आप तो आप शुरू से शुरू करते मैंने हैं। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था यहाँ पर दो कि सिंपली दो सपोर्टेड सिंपली बीम्स हैं, सपोर्टेड ये भी बीम्स हैं, सिंपली ये भी सिंपली सपोर्टेड है और ये भी, सपोर्टेड है और ये भी सपोर्टेड और ये और ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है। अब इसमें क्या होता है, जो जो सिंपली सपोर्टेड बीम है वो एनालाइज करने में आपके लिए आसान होता है, लेकिन मतलब क्योंकि ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, और जबकि जो कंटिन्यूअस बीम है वो इंडिटरमिनेट है, तो ये एनालिसिस करने में कठिन है। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो जो कंटिन्यूअस बीम है ये बेटर परफॉर्म करती है। कैसे बेटर परफॉर्म करती है? ये ज़्यादा लोड रजिस्ट करती है। तो एक तो ज़्यादा लोड रजिस्ट करेगी। फिर उसके साथ में ये डिफ्लेक्ट भी कम होती है। तो इसको कैसे आप समझ सकते हो? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ा होगा। तो आप अगर इस पे यूडीएल लगाओगे, सिंपली सब एल स्पैन का जो यूडीएल है, अगर आप इस पर यहाँ पे आप डब्ल्यू यूडीएल लगाओगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कितना आएगा देखना आप खुद से। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर यूडीएल लगाया तो इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है वो आप देखिए। तो आप बताएंगे कि सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा हो जाता है सेम स्पैन और सेम लोड के लिए, जबकि कंटिन्यूअस में वो कम रहता है। तो यील्डिंग या क्रैकिंग लेट होगी और डिफ्लेक्शंस भी कम रहेंगे। तो इसलिए परफॉर्मेंस में कंटिन्यूअस बीम हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो रियल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी आपको कंटिन्यूस बीम खूब दिखाई देती हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आगे हम आगे मैं बात कर रहा हूँ कि जो सॉरी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टीज है, तो डिफरेंट फैक्टर ऑफ सेफ्टीज हम यूज करते हैं। तो डिफरेंट फैक्टर ऑफ सेफ्टीज का क्या मीनिंग है और हम क्यों यूज कर रहे हैं? तो पर्टिकुलरली लोड के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक तो ये है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लोड के लिए है वो लिमिट स्टेट में यूज करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम उसे यूज नहीं करते हैं। अब जो आरसी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है उसके जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लोड है वो IS 456 में मिल जाएंगे, और स्टील वाले के लिए IS 800 में मिल जाएंगे। अब लिमिट स्टेट को हम दो मेजर पोर्शन, दो ब्रांचेज में या दो स्टेप्स में हम तोड़ लेते हैं। एक तो सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट, एक कोलैप्स लिमिट स्टेट। सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट जो है उसको हम सर्विस लोड बोलते हैं, और जो कोलैप्स लिमिट स्टेट है उस पर हम जो यूज करते हैं वो अल्टीमेट लोड है, अल्टीमेट लोड। अब पॉइंट ये है कि जो सर्विस लोड है यहाँ पर कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं है, नो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड के लिए। और यहाँ पर है। तो पहली चीज तो ये हो गई। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भाई आपको कोई स्कूल की बिल्डिंग डिजाइन करनी है, तो अब उस पर आपने कैलकुलेट किया, IS 875 से लोड निकाल लिया, IS 875 यूज करते हुए कि कितना लोड आएगा।
तो वो जो लोड आए वो एज इट इज सर्विस लोड में यूज हो जाएंगे एज इट इज, कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगेगा। तो हम वो उन लोड्स का मीनिंग ये है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इतना लोड आएगा। तो जैसे आप मान लो आप 30 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्लास की जो स्ट्रेंथ है या इनटेक अलाउड है वो 60 स्टूडेंट्स का है। फिर 60 स्टूडेंट्स के अलावा लीव के स्टूडेंट्स भी आते हैं, कुछ एक दो प्रोसेस और हैं, तो 69 से 70 स्टूडेंट्स पास हो जाता है। तो 70 स्टूडेंट्स के हिसाब से फिर क्लास को डिजाइन किया जाएगा। फिर एक टीचर भी है और कुछ और भी लोग हैं, तो अब उसके हिसाब से ये तो क्या है 70 स्टूडेंट्स हो गए, टीचर हो गया, हो गए। अब अगर आप उसको देखोगे आईएस कोड को, तो आईएस कोड आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई आप स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो। आईएस कोड ये देखता है कि भाई आपका नेचर ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है, नेचर ऑफ बिल्डिंग है, वो किस तरह का है। आपको हॉस्पिटल के लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, या आपको अपने घर के लिए चाहिए, उस हिसाब से वो बताएगा। फिर वो कहेगा कि भाई मान लो वो ये देखेंगे कि भाई मान लो आप पूरे फ्लोर पे जो आपका फ्लोर है उस पर पूरे पर स्टूडेंट्स खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपने आपके क्लास में भले 70 बच्चों का इनटेक होगा एक में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी क्लास के बच्चे भी आके खड़े हो गए, कभी गैदरिंग हो गई या किसी भी कारण से। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई उसमें कितने बच्चे मैक्सिमम आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो आईएस कोड है वो आपको एक वैल्यू दे देता है कि भाई पर स्क्वायर मीटर में कितने किलोन्यूटन का वेट आएगा। तो लाइव लोड के लिए भी दे दिया, डेड लोड के लिए भी दे दिया, और जो भी लोड्स हैं मशीन है या तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली लोड आएगा। तो वो लोड जब आपने लिया तो सर्विस लोड के केस में हम सिंपल सा ये मानते हैं भैया जितना है उतना ही है, कोई अलग से नया कुछ नहीं जोड़ेगा। तो सीधा वॉट एवर इट इज, तो मान लो कि 5 किलोन्यूटन या 6 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर का लोड आ रहा है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। तो वो है सर्विस लोड। सर्विस लोड का मतलब रियल लोड है, रियल लोड है इतना इसकी सर्विस में जब आप इसको ले रहे हो, जब इसको यूज में आप ले रहे हो, तब इतना लोड इस पे आता रहेगा। फिर आप ये कह रहे हो कि भाई लेकिन जब फेल हो रहा है, जब हम आप ये देखते हो फेल कहाँ हो सकता है, तो आप ये कह रहे हो कि भाई सर्विस लोड के मान लो ये पी फोर्स आ गया, या कैपिटल डब्ल्यू फोर्स मैंने लिख लिया। कैपिटल डब्ल्यू फोर्स या वेट को ये रजिस्ट करेगा, लेकिन कोलैप्स लोड की जब आप बात करोगे तो आप इस तरह से डिजाइन करोगे कि भाई 1.5 एक वैल्यू में ले रहा हूँ जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हो कि भाई लेमडा या म्यू या के कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1.5 टाइम्स डब्ल्यू लोड से पहले ये फेल ना हो। तो इसको दूसरी तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई मान लो हम कह रहे हैं भाई 100 किलोन्यूटन का इसकी सर्विस लाइफ है, सॉरी सर्विस लोड है, यानी कि 100 किलोन्यूटन का लोड इस पर आता रहेगा नॉर्मली, हम ये मान के चल रहे हैं। और वो उसमें भी है कि वो 95% से 95% केसेज में 100 किलोन्यूटन से ज्यादा लोड इस पर नहीं आएगा। अब जो कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है उसकी तरह से अब हम आते हैं इसमें दूसरी तरफ। तो 1.5 डब्ल्यू का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई 150 किलोन्यूटन हम जब इसको डिजाइन कर रहे हैं तो ये देखें कि भैया 150 किलोन्यूटन से पहले फेल नहीं होना चाहिए। 150 किलो, तो हम इसका मतलब है कि आपने डिजाइन किया कि भाई 150 किलोन्यूटन का लोड रजिस्ट करे फेल होते अगर फेल होना है तो 150 किलोमीटर पे फेल हो जाए, लेकिन उससे पहले फेल ना हो। 150 पे हो, 160 पे हो, 170 पे हो, वो चलेगा, लेकिन 149 पे नहीं होना चाहिए, 149.9 पे भी नहीं होना चाहिए। तो ये है। अब सेम बिल्डिंग के लिए फिर हम देखते हैं भैया कि एक्चुअली तो लोड इस पे 100 मीटर के आने की संभावना है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अब उसमें देख लेते हैं कि भाई उसमें डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, क्रैक विड्थ, ये सब कितने आ रहे हैं वो हमारा इंश्योर करना है कि 100 किलोमीटर पर ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए और 150 से पहले फेल नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये दो हो जाते हैं। तो अब जो कोड है, कोड ये कहता है कि इसमें भी फिर क्या है, एक नई और भी चीजें हैं, अब और डिटेल्स हैं। तो डिटेल्स क्या है कि डिटेल्स ये हैं कि भाई आपके पास डेड लोड है, लाइव लोड है,
अर्थक्वेक लोड है, विंड लोड है, और ऐसे और भी बहुत सारे लोड हो सकते हैं, जैसे ब्लास्ट लोड हुआ, और भी लोड पॉसिबल हैं। क्रेन लोड हुआ, क्रेन लोड भी जब आप उसमें स्टील में पढ़ते हो, तो इस तरह से कई सारे लोड होते हैं। अब हमारा कंसर्न ये है कि भाई इन सबको 1.5 से मल्टीप्लाई करें, या इन सबको कैसे हैंडल करें। तो उसके लिए जो हमारा हमें जो कोड गाइडलाइन देता है, इस कारण से हमें बार बार वो टेबल्स रेफर करनी होती हैं जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी देती हैं। तो इसमें क्या है कि भाई वो ये कहता है कि भाई जैसे कोड ये कहता है कि भाई जैसे अगर नॉर्मल लोड्स हैं, नॉर्मल लोड्स का मतलब जो लोड्स जनरली आते रहते हैं, जैसे डेड लोड और लाइव लोड। तो डेड लोड का मतलब तो आपके जो क्लासरूम में टाइल्स लगी हुई हैं, प्लास्टर हुआ है, आपका तो फिर भी ग्राउंड फ्लोर पे है, मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पर हो, तो थोड़ा विजुलाइज करना आसान हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो आप अगर फर्स्ट फ्लोर पर हो, तो फर्स्ट फ्लोर पर जो टाइल लगी हुई है वो भी स्लैब पर लोड आ रहा है, और भी जो भी चीजें हैं उन सबका आपके चेयर बेंच जो हैं उनका लोड भी फर्स्ट फ्लोर पर आ रहा है। इन केस वहाँ पर कोई और मशीनरी रखी होती, मान लो कि कोई बड़ा प्रोजेक्टर होता, तो उसका लोड भी इस पर आता। जो भी एसेसरीज हैं उनका लोड जो है स्लैब पर आएगा। तो वो तो डेड लोड हो गया। फिर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स कभी क्लास के अंदर हैं, कभी नहीं है, तो ये मूवेबल लोड्स हैं या ये लाइव लोड है। तो डेड लोड और लाइव लोड। अब हम कह रहे हैं कि भाई जब बात कर रहे हैं डेड लोड और लाइव लोड की, अब तो उसकी इसमें हम क्या है कि हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेते हैं। तो 1.5 दिया है हमने डेड लोड और लाइव लोड के कॉम्बिनेशन के लिए। अगर इनमें से कोई सा एक होगा तो भी आप डेड लोड तो भी आप 1.5 लगा देंगे। कारण क्या है, ये वो लोड है जो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे रहेंगे प्रेजेंट। अधिकतर जो बिल्डिंग की जो लाइफ है उसमें इनका बहुत ज्यादा एप्लीकेबिलिटी रहेगी। तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम डिसाइड करते हैं, ये प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस से हम करते हैं। तो ये चीजें हम प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस से डिसाइड करते हैं। पर चलो फिर वो बात बताते हैं। अभी तो हम ये समझें कि भाई इनका कैसे कैसे कॉम्बिनेशन रहेगा। लेकिन अब अगर ये बात कही जाए कि भाई हम बात कर रहे हैं कि अर्थक्वेक लोड को या विंड लोड को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो डेड लोड प्लस विंड लोड, सॉरी हम कह रहे हैं डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड है या अर्थक्वेक लोड है। तो अब क्या है कि इसको 1.5 करने की जरूरत नहीं है। तो अब जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब चेंज कैसे होंगी, तो इसको हमने 1.5 फॉर एग्जाम्पल कर दिया। मैं अभी टेबल नहीं देख रहा हूँ, मैं सीधा अपने एक आपको एक्सप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा हूँ कि भाई तो अब 1.5 नहीं रहा, वैल्यू कम करने का कारण क्या है, विंड का जो एक्सट्रीम लोड है उसकी जो अकरेंस है वो बहुत कम है। जैसे क्लासरूम में बच्चे तो रोजाना आते जाते रहेंगे, लेकिन विंड का जो अकरेंस है हाई लोड का वो उतना ज्यादा नहीं है। वो कभी हो। ऐसे अर्थक्वेक का लोड है तो अर्थक्वेक का लोड भी कभी कभी होगा। फिर अर्थक्वेक भी आ रहा है और बहुत तेज विंड भी हो रही है। जैसे विंड का जब हम यहाँ पे लोड की बात कर रहे हैं, तो जो हायर वैल्यूज ऑफ विंड है वो एक तरह से बहुत तेज तूफान की जो स्पीड है उसके लिए हम मानेंगे। तो अब अच्छा दूसरा ये भी है कि विंड का लोड है वो जो वर्टिकल मेंबर्स हैं वॉल वगैरह डायरेक्ट टोन पर आएगा, फिर बीम्स पर ट्रांसफर होगा और स्लैब पर इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जब बीम पे हम इनकी बात कर रहे हैं, तो विंड लोड की जो हाई वैल्यू है वो बहुत कम आपके सामने आएगी। मतलब इस स्ट्रक्चर की लाइफ टाइम में बहुत कम उसकी अकरेंस होगी। तो इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि इसको उस तरह से नहीं देखा जाता है। इसको हमारा देखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। कम अकरेंस है, तो इसलिए इसकी जो वेटेज है वो थोड़ी सी या सीवियरिटी है वो उसकी कम हो जाती है। तो इसको हम 1.2 ऐसे ही जैसे अर्थक्वेक है, तो हम ये मानते हैं कि भैया जो अर्थक्वेक है अर्थक्वेक लोड और विंड लोड। अब इस बात की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि अर्थक्वेक और बहुत तेज विंड एक साथ आ जाए। एक तो अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आप लोग हो तो जैसे अब एक तो एरिया का भी अंतर पड़ता है। भरतपुर में आपने शायद ट्रेमर्स नहीं फील किए होंगे,
लेकिन अगर आप अर्थक्वेक अगर जापान में हो तो रोज अर्थक्वेक आते हैं, रोज का है ट्रेमर। तो वहाँ पर क्या है कि इसका अगर आप जापान में हैं तो ये 1.2 अर्थक्वेक के लिए नहीं रहेगा, फिर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। न्यूजीलैंड है, जापान है, अमेरिका के कुछ एरियाज हैं, थोड़ा बहुत इंडिया के भी एरिया हैं, लेकिन इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं होता जापान की तरह कि वो रोजा दिन में 2-3 ट्रेमर्स आपको फील हो गए। जापान के कुछ एरियाज में ऐसी स्थिति है। तो फिर वहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक स्टडी ये कहती है कि यहाँ अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो फिर वो उनकी कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ ये है कि हम ये मानते हैं कि भैया अर्थक्वेक को ले लो एक बार की कैलकुलेशन में, या फिर विंड को ले लो, दोनों एक साथ हो जाए बहुत कम प्रोबेबल है। फिर अगेन जैसे अर्थक्वेक और विंड है, इसमें एक मैटर ये भी रहता है कि अर्थक्वेक और जो विंड है उसमें उनकी जो स्ट्रेसेस हैं, उनके कारण जनरेटेड स्ट्रेसेस हैं, कभी डेड लोड प्लस लाइव लोड के समेशन में हो सकती हैं और कभी इनके अपोजिट हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बीम है, लेट अस से एक बीम है, तो वो अर्थक्वेक मान लो कि जो स्ट्रेसेस हैं इधर ऊपर मतलब +50 -50 इस तरह से मैंने मान लिया। तो जब जस्ट एक एग्जांपल है, फिर अगर ये डेड लोड प्लस लाइव लोड के कारण हो गया ये दोनों, अब फिर जब विंड आई, अर्थक्वेक आया, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ +20 और -20 ये कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ -20 और नीचे +20 ये कर दे। तो वो कई बार जो विंड का है, विंड की डायरेक्शन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये एडिशनल मतलब एडिशन भी कर सकता है स्ट्रेसेस को रिड्यूस भी कर सकता है। तो दैट डिपेंड्स। इसीलिए हम, अगर आपने स्टैट सीखा है, हम डिजाइन भी करते हैं, बट डिजाइन में आपको अभी तक उस लेवल पे नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन अगर आप स्टैट में देखोगे तो वो लोड कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। तो लोड कॉम्बिनेशंस का यही पर्पज है, अलग अलग लोड कॉम्बिनेशंस आप लेंगे तो वर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वर्स्ट कॉम्बिनेशन के लिए डिजाइन किया जाता है। हम क्या करते हैं कि भाई देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर को डैमेज होने की स्थिति या सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस, सबसे हाई स्ट्रेसेस किस केस में आ रहे हैं, जिस केस में भी सबसे हाई स्ट्रेसेस आ रही है वहां पर हम उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे। फिर डिजाइन में हर कॉलम में, हर कॉर्नर पे, हर पॉइंट पे हमारा इंजीनियरिंग जजमेंट से हम चेक करते हैं भाई कोई सा भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस आ जाएं या बहुत ज्यादा डैमेज की स्थिति पैदा हो। तो जहाँ भी आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पीक स्ट्रेसेस आ रही हैं, तो वहाँ पे उन पॉइंट्स को लेकर डिजाइन फिर अकॉर्डिंगली किया जाता है। और अगर वो बहुत ज्यादा है स्ट्रेसेस की भाई उसके हिसाब से डिजाइन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर नए मेंबर्स जोड़े जाते हैं या कुछ मेंबर्स को ऑल्टर किया जाए, किसी को हटाया भी जा सकता है। और इस तरह से मतलब जो साइज ऑफ द मेंबर है वो भी चेंज किया जा सकता है, वो सब हमको करना होता है। So these are the ऑप्शंस। तो अब इसमें क्या है कि वो 875 और 456 और ये 800 इनके रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको डिजाइन करना होता है। So next point is aspect ratio। aspect ratio क्या होता है? आस्पेक्ट रेशो आपको याद हो, ये मिलता जुलती टर्म है सिलेंडरनेस रेशो से। सिलेंडरनेस रेशो आपने पढ़ा था। सिलेंडरनेस रेशो में क्या होता था कि एक कॉलम है तो कॉलम की लेंथ और कॉलम की लेटरल डायमेंशंस को हम कंपेयर करते हैं।
यानी कि उनका रेशो निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि भाई वो जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रेशो है या स्क्यूड रेशो है या वो एक दूसरे के कंपेरेबल है। तो अगर एक डायमेंशन दूसरी डायमेंशन से बहुत बड़ी है तो वहाँ पर उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये हमारे अब तक की जनरल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर दोनों डायमेंशन एक दूसरे के कंपेरेबल हैं तो देन इट इज अ गुड स्ट्रक्चर, गुड स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऐसे भी कह सकते हैं। तो अब सेम जो क्राइटेरिया है, सेम जो अप्रोच है वो यहाँ भी अप्लाई होती है। तो इस केस में क्या है, जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग में दो तीन चीजें हम देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग की हाइट कितनी है। एक बिल्डिंग है ऐसे, ऐसे हमारे पास एक बिल्डिंग है। अब इसकी 3 डायमेंशंस हैं। इसकी 3 डायमेंशंस हैं, हाइट, विड्थ एंड लेंथ। अब 3 डायमेंशन है तो अब इसमें एक सिंपल सा एक बात है जो आप समझ सकते हैं, वो ये है कि भाई एक अच्छे डिजाइन में, अच्छे स्ट्रक्चर में इन तीनों में से कोई सा भी बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए एक दूसरे के कंपैरिजन। तो वो बेसिक इसका जो सिंपल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि भाई आप बहुत डिस्टर्ब्ड रेशो इन सबका नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो हाइट और विड्थ है, हाइट एंड विड्थ। तो हाइट एंड विड्थ में क्या होगा, अब जैसे अगर सी विड्थ कम है, बहुत कम है और हाइट बहुत ज्यादा है तो ये आसानी से इधर ओवरटर्न हो जाएगा। दिस विल ऐसे ये लुढ़क जाएगा। अगर सिंपल शब्दों में कहेंगे तो ये ओवरटर्न या लुढ़क हो जाएगा। अब सेम है हाइट और लेंथ में। अगर हाइट और लेंथ में बहुत ज्यादा है तो फिर वो उस डायरेक्शन में लुढ़क जाएगा। तो इस तरह से इनका जो आस्पेक्ट रेशो है तो वो ये डिसाइड करता है कि भाई आपका जो स्ट्रक्चर है वो कितना सेफ या सिक्योर है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है एज ए डिजाइनर कि जो वैल्यूज हैं इनकी वो बहुत ज्यादा एक्सक्लूड ना हो, वो एक दूसरे के आसपास ही रहें। अब हम यहाँ पर जब आस्पेक्ट रेशो को डिस्कस करते हैं तो डिजाइन करते या आस्पेक्ट रेशो को इवेल्युएट करते हैं तो उस समय हम बिल्डिंग को हम लीनियर इलास्टिक होमोजेनियस वो सब मानते हुए करते हैं। और उसके साथ उसका रीजन ये है कि भाई जब आप स्ट्रक्चर पे लोड वगैरह लगाते हो तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो उसमें नॉन लीनियरिटी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लीनियरिटी मेंटेन करते हैं। तो अब वहाँ पर तो सिंपल HYB में तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके कारण जब हमको ऐसा लगता है, हम ये देखते हैं कि कितनी गंभीर सिचुएशन हो सकती है, तब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि हम जब स्ट्रेस वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं तब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अब इसमें हम आप लोग ये समझ सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा टॉल बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब टॉल जब हम कहेंगे टॉल का मतलब कि एक डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, बाकी दोनों छोटे हैं। तो बहुत हाइट है उसकी, लेकिन विड्थ और लेंथ कम है तो वो बहुत अच्छी बिल्डिंग या बहुत अच्छी शेप नहीं मानी जाएगी। सिमिलरली लेंथ बहुत लंबी है और बाकी दोनों
जो बिल्डिंग्स हैं बाकी दोनों जो डायमेंशंस हैं वो बहुत छोटी है, तो भी ये अच्छी स्ट्रक्चर नहीं मानी जाएगी। तो जो आस्पेक्ट रेशो है इसके कई सारे बेसिक फायदे हैं। जैसे एक तो ये सेफ्टी इंश्योर करती है स्ट्रक्चर की। ये it will resist overturning and all other things. Then also जो अगर इसकी आस्पेक्ट रेशो प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए तो इसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी कंट्रोल में रहती है, और ओवरऑल जो फंक्शनिंग है वो भी इम्प्रूव्ड रहती है। तो ऐसा भी कह सकते हो जो स्ट्रक्चर है वो उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी या सेफ्टी तो है ही, उसके साथ साथ एनर्जी परफॉर्मेंस या यूटिलिटी भी इसकी बेटर है, जिसका उस बिल्डिंग का जिसकी की एस्पेक्ट रेशो एक अच्छा एस्पेक्ट रेशो हो। देन अब इसमें एक जनरल पॉइंट ये है कि अप्रोक्सीमेटली 5.7 लेंथ और विड्थ का जो रेशो है अप्रोक्सीमेटली 5.7 to 1 अगर है तो डे लाइट जो है, डे लाइट का मतलब जो रोशनी वगैरह जो आ रही है वो काफी अच्छी उसका यूटिलिटी कर सकती है। अराउंड 80% के आसपास डे लाइट का कंजम्पशन वो कर सकती है। सो दैट दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द एनर्जी परफॉर्मेंस। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, जो कंजम्पशन जो है वो इम्प्रूव होगा, मतलब कम कंज्यूम ये करेगी। Now next point is overturning resistance. ओवरटर्निंग रेजिस्टेंस में क्या होता है कि लेट अस से एक बिल्डिंग है, आपने ये ओवरटर्निंग से रिलेटेड ओवरटर्निंग से जो रिलेटेड चीजें हैं वो आपने पहले भी पढ़ी होंगी। तो कहाँ पढ़ी होंगी आपने? वो जैसे कार है 11th में आपने वो फ्रिक्शन वगैरह वाले जो टॉपिक पढ़े होंगे, यहाँ पर आपने क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा है, वहां पर इसको पढ़ा होगा। उस चैप्टर में। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? ओवरटर्निंग मोमेंट। ओवरटर्निंग का मतलब है कि एक बिल्डिंग है, एक ब्लॉक बना दिया मैंने सिंपल ऐसे ग्राउंड के ऊपर। अब क्या है कि इसके ऊपर इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहाँ होगा। अब यहाँ पे ऐसे अर्थक्वेक की तरह से भी देख सकते हैं और विंड की तरह से भी देख सकते हैं, तो विंड फोर्सेस लग रहे हैं। अब इसका जो ओवरटर्निंग डिसाइड होता है, ये तो हो गई विड्थ और ये हो गई हाइट। तो हाइट में भी एक्चुअली सेंटर ऑफ हाइट में भी बेसिकली जो ज्यादा इम्पोर्टेंस है वो इसकी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। फिर भी मैं एक जनरल हाइट मैं बता रहा हूँ, देखने से आपको क्या दिखेगा। तो बेसिकली टेक्निकली तो स्मॉल h बाई बी की इम्पोर्टेंस है। क्या है इम्पोर्टेंस? वो आप भी देख सकते हैं। जैसे कोई थिन कम विड्थ की कोई एलिमेंट है, तो उसको आप अगर रखोगे, जैसे आपने एक स्केल ले लिया, स्केल को आप सीधा वर्टिकल अगर आपको खड़ा करना है तो ऐसा वो नहीं हो पाएगा। अगर कर भी दिया, बैलेंस बना दिया, तो हल्का सा उसमें अगर फूंक मारेंगे तो वो लुढ़क जाएगा। एक स्केल लिया आपने, ऐसे उसको रख दिया टेबल के ऊपर, तो अगर आपने थोड़ी सी फूंक मारी तो ये लुढ़क जाएगा। लेकिन अगर वही स्केल आपने ऐसे लिटा के रख दिया टेबल के ऊपर, अब क्या होगा? अब आप उसको नहीं गिरा पाओगे, तो कितनी फूंक मारो। रीजन क्या है? अब ऊपर वाले केस में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं यहाँ पर है, इसकी हाइट काफी ज्यादा है। अब इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है, इसकी विड्थ तो नेग्लिजिबल विड्थ हो गई इसकी। तो h अपॉन b जो है दैट इज वेरी वेरी हाई कंपेरेड टू 1।
अब दूसरे केस में इसकी जो हाइट है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, वो बहुत कम है। इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा है। तो इस केस में सेकंड वाले केस में h अपॉन p इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो इस केस में सेकंड केस में कोई रीजन नहीं है कि ओवरटर्न कर जाए, लुढ़कने का इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि h अपॉन p इज वेरी वेरी लेस देन 1। पर फर्स्ट वाले केस में h अपॉन p इज वेरी वेरी हाई कंपेरेटिव टू 1। तो क्या होगा कि जैसे ही आपने ये हल्का सा डिस्टर्बेंस हुआ और ये नीचे, तो ये ओवरटर्निंग हो गई। इसी तरह यही सेम अप्रोच जो है वो बिल्डिंग्स पर अप्लाई होती है। आपने फोर्स लगाया, तो एक तो सिंपल केस है नॉर्मल टाइप की बिल्डिंग, एक है थिन बिल्डिंग इस तरह से। तो हम लेट अस से हम एक केस लेते हैं बिल्डिंग का। मान लो एक बहुत टॉल बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी टाइप की। ये इस तरह से रखिए। अभी मैं ओवरटर्निंग एक्चुअली इसके नीचे फाउंडेशन भी होगा, फाउंडेशन की विड्थ वही अकॉर्डिंगली डिजाइन की जाती है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए भी बता रहा हूँ कि क्या होगा। तो इसका कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, विंड आई। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, छोटा सा जो मैंने पॉइंट बनाया है वो विंड आई। विंड ने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। विंड ने इसको टिल्ट कर दिया। ऐसे हो गया। अब क्या हुआ? इससे पहले हो जाएगा, एग्जैजरेटेड फिगर है। अब यहाँ पर आ गया है। तो आप देखेंगे कि ये तो नीचे की तरफ लग रहा है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो साइड में चला गया। तो अब ये पॉइंट है यहाँ पर, राइट। तो इस पर पहले केस में और इस केस में अंतर क्या है? अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस केस की, तो इसमें जब ओवरटर्निंग की जो सिचुएशन आएगी, मान लो और यहाँ पर ये आ गया। ये ऐसे फोर्स लगेगा और रिएक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। तो अगर आप रिएक्शन फोर्सेस को देखोगे तो ओवरऑल जो मोमेंट है ना, तो इसमें क्या एक ऐसे और एक ऐसे, ओवरऑल मोमेंट ये है। यानी कि ये वापस इसको अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा और वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा केस है, इसमें क्या हो रहा है कि जो डाउनवर्ड है वो थोड़ा ज्यादा चला गया बाहर की तरफ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ज्यादा बाहर चला गया। अब आप इसको देखोगे तो इसने जो मोमेंट बनाया है, जो इसके कारण मोमेंट जनरेट होगा, ऐसे है। तो वो ओवरटर्निंग को ही सपोर्ट करेगा। तो इस केस में ओवरटर्निंग हो जाएगी और इसमें रिस्टोरेशन होगा। वापस आ जाएगा। तो ये है ओवरटर्निंग का फंडा। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि स्ट्रक्चर जो है उसमें ओवरटर्निंग हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ओवरटर्निंग में ये जो पॉइंट है, ओवरटर्निंग में ये जो पॉइंट है, ये ऊपर उठ गए। सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट ही कनेक्टेड रह गए। ऐसे ही इसमें भी हो रहा है, वो ये ऊपर उठ गए और सिर्फ एक पॉइंट ही कनेक्ट रह गया। तो अब वो पूरा का पूरा फोर्स उसी पॉइंट से लग रहा है। तो जब हम ओवरटर्निंग की बात करते हैं, ओवरटर्निंग के फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं, उसका मोमेंट निकालते हैं, तो हम ये फिर देखना पड़ता है हमें कि एक ही पॉइंट है जो कनेक्टेड है। उठने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जमीन से दूर हो, बिल्कुल जमीन से और उसमें 10 mm का 20 mm का गैप हो गया। वो स्थिति जब यहाँ पर फोर्स लगना बंद हो गया,
तो हम ये मान लेंगे कि इसमें ओवरटर्न, यहाँ पे ये लिफ्टिंग यहाँ से हो गई। जब तक यहाँ पर थोड़ा बहुत भी फोर्स इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही वो फोर्स खत्म हुआ, यानी कि वो वहां से अपलिफ्टिंग हो गई। तो ये है ओवरटर्निंग का कॉन्सेप्ट। अभी तक कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सो इसके अलावा ये ओवरटर्निंग हो गई। इसके अलावा कुछ और फिनोमिनाज हैं जो स्ट्रक्चर में होते हैं, वो अनस्टेबिलिटी जो क्रिएट करते हैं। तो उनमें से एक है स्लाइडिंग। अब स्लाइडिंग में क्या होता है? अगेन एक मान लो बिल्डिंग है, अब एक बिल्डिंग है, इस पे ऐसे फोर्स लगा। तो स्लाइडिंग के केस में क्या होता है? ओवरटर्निंग के केस में तो क्या है कि वो मोमेंट ज्यादा क्रिएट हो रहा था विड्थ के कंपैरिजन में, वो ज्यादा विड्थ के कंपैरिजन में हाइट ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, तो उसमें हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो स्लाइडिंग है, स्लाइडिंग में क्या है, वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी क्या होता है कि जो फोर्स ज्यादा है, अगर तो अगर ये फोर्स ज्यादा है, उसका जो ग्राउंड से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, ग्राउंड जो है इसके फाउंडेशन के मूवमेंट को रोक नहीं पा रहा है। तब क्या होता है, ये जो बिल्डिंग है स्लाइड होके आगे चली जाती है। आप नेट पे देखना पिक्चर्स ऑफ स्ट्रक्चर फेलियर्स, तो आपको वहाँ पे सारे स्लाइडिंग के केसेस भी मिल जाएंगे, आपको ओवरटर्निंग के केसेस भी मिल जाएंगे, रियल स्ट्रक्चर्स के, बिल्डिंग्स के, ब्रिजेस के। आपको और भी तो जो भी हुआ भाई अर्थक्वेक के दौरान जो वाइब्रेशंस हैं वो भी मिलते हैं। और इसके साथ में जैसे लास्ट क्लास में शायद आप में से कोई था नहीं, तो मैंने टाकोहा जो ब्रिज है उसका जो फेलियर है विंड के कारण, उसका वीडियो दिखाया था। आप देखना, उसमें यूट्यूब पे पड़ा है वीडियो, विंड के कारण कितने ज्यादा वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं। वो केबल स्टेड ब्रिज था, उसमें किस तरह से फेलियर हुआ वो आप देखना। वो बहुत अच्छा एक वीडियो है ये समझने के लिए कि क्या कितने एक्सट्रीम तक वाइब्रेशंस पॉसिबल हैं। जनरली हम जब देखते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमको रिजिड स्ट्रक्चर की तरह ही नजर आते हैं, लेकिन विंड या अर्थक्वेक के जो फोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि डिपेंड करता है, इतने ज्यादा हो सकते हैं कि किसी स्ट्रक्चर को बिल्कुल जैसे पेपर की तरह, जैसे पन्ना होता है उसकी तरह वो मरोड़ के रख देते हैं, बिल्कुल हिला देते हैं। तो स्लाइडिंग में क्या होता है, स्ट्रक्चर पूरा का पूरा स्लाइड कर जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया। तो इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग। तो अगेन ये भी एक फेलियर है। अब अपनी पोजीशन पे जहाँ पे आपने बिल्डिंग बनाई थी वहां से हटके 10 mm 20 mm दूर चली गई, तो वो अपने आप में फेलियर है। अगर दूसरी बिल्डिंग वहां होती तो वो डैमेज हो जाएगी, दोनों बिल्डिंग आपस में टकरा सकती हैं और भी बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं। तो दिस इज फेलियर। नाउ another thing which you should be aware is racking. तो रैकिंग में क्या होता है? तो रैकिंग भी जो लेटरल फोर्सेज हैं, लेटरल फोर्सेज यानी विंड और अर्थ पे, उनके लिए एक बिल्डिंग है। अगेन अब ये बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक फोर्सेस पर रेजिस्ट कर रही है, या विंड के लिए भी हम कह सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो अगेन लेटरल फोर्सेस जब आते हैं, तभी जो बिल्डिंग है वो कभी ऐसे मतलब एक पोजीशन ये हो गई और दूसरी पोजीशन ये हो गई। तो टेढ़ी मेढ़ी कभी
तो ये क्या हो तो रहा है, ये क्या हो रहा है, कभी 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 इधर कंप्रेशन कंप्रेशन और इधर से अपलिफ्टिंग और और थोड़ी देर बाद इधर से और अपलिफ्टिंग इधर और इधर से कंप्रेशन। कंप्रेशन। तो ये इधर उधर डगमगाने जैसे वो, ऐसे हम हिंदी में सिंपल तरीके से कहेंगे तो डगमगाने जैसी स्थिति हो जाती है और वाइब्रेशंस हो रही हैं और इधर कभी इस तरफ झुकाव हो गया, कभी दूसरी तरफ झुकाव हो गया। उस तरह की जो सिचुएशन है उसको हम रैकिंग कहते हैं। तो रैकिंग भी एक फॉर्मूला है जो स्ट्रक्चर्स को डैमेज भी करता है और अनस्टेबल भी करता है। तो ये ऐसे कुछ केसेस हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा एक जो लेटरल फोर्सेस के कारण होता है वो है ट्विस्टिंग। अब अभी तक ये जो है वो एक प्लेन में चल रहे थे, हम फ्रंट से देख रहे हैं या साइड से देख रहे हैं तो वर्टिकल प्लेन में जो हो रहा था। अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होता है, ट्विस्टिंग में एक बिल्डिंग है, ये हॉरिजॉन्टल मतलब ऊपर से देख रहे हैं हम, टॉप है ये प्लान इसको हम बोलते हैं। तो प्लान में हम देख रहे हैं बिल्डिंग को। तो अगर इसमें ट्विस्टिंग है जिसको टॉर्शन जनरेटेड होती है जनरली के टॉर्शन से इसको कनेक्ट करते हैं हम। तो इसमें क्या होगा कि विंड फोर्सेज तो वो क्या है कि टॉर्शनल फोर्सेज आने के कारण होगा। तो क्या होगा उसमें कि जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर जो है वैसे ट्विस्ट कर जाती है, घूम जाती है। तो ये मान लो सेंट्रॉइड है इसका, सेंट्रॉइड के अबाउट ये घूम जाती है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो वो क्यों होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है ट्विस्टिंग। तो उसमें टॉर्शन भी होगा। इसके जो कॉलम्स हैं, सोचो जो कॉलम यहाँ पर है, जो कॉलम यहाँ पर है बॉटम जिसका, उसका टॉप यहाँ पर पहुँच गया। तो इस कॉलम में कितनी ट्विस्टिंग आएगी, कितना इसमें फोर्सेज आएंगे, कितने स्ट्रेसेज आएंगे, तो वो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि ये कितना एग्रीवेटेड या कितना डेंजरस सिचुएशन से हो जाती है। ट्विस्टिंग इज अनदर थिंग व्हिच क्रिएट्स अनस्टेबिलिटी इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू लेटरल फोर्सेस। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो लेटरल फोर्सेस के अगेंस्ट हमको ध्यान में रखना पड़ता है। इनके फिर अलग अलग मेजर्स हैं, अलग अलग सावधानियां हम बरतते हैं। तो अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? Any question? Okay. Assume that there is no question. Now अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं शेयर वॉल पे। तो शेयर वॉल कई तरह की होती हैं। जो शेयर वॉल्स हैं, शेयर वॉल्स का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई जो लेटरल फोर्सेज आ रहे हैं, तो हम जब हम फर्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे तो जिसमें मैंने विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के जो डिफरेंसेस हैं वो बताए थे सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्लासेज में। तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो बिल्डिंग है उसका लेटरल डिफॉर्मेशन होता है। तो लेटरल डिफॉर्मेशन से मतलब है कि अगर एक बिल्डिंग है ऐसे, इस पे विंड लोड लग रहा है ऐसे, तो डिफॉर्म होकर बिल्डिंग है ऐसे डिफॉर्म हो जाती है, लेटरल डिफॉर्म हो जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि मतलब एक तो डिफॉर्म हो गई, होती इसलिए है क्योंकि इसमें लेटरल फोर्सेज लग रहे हैं। अब ये इसका जो डिफॉर्मेशन है वो कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि इसकी स्टिफनेस जो है वो लेटरल डायरेक्शन में कितनी है। तो मतलब अगर स्टिफनेस ज्यादा है लेटरल डायमेंशन में तो डिफ्लेक्शन कम होगा और एंड वाइस वर्सा। अगर स्टिफनेस ज्यादा है
स्टिफनेस कम है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा, और स्टिफनेस ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता जाएगा वैसे वैसे जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ती जाएंगी, और अगर वो बढ़ती जाएंगी तो एक लिमिट के बाद उसमें फेलियर आ जाएगा, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो गया तो हमें एक मेजर नुकसान, मतलब मेजर जान माल की हानि हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्टिफनेस बढ़ाने के सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो स्टिफनेस कैसे बढ़ाई जाए? स्टिफनेस बढ़ाने में एक तो क्या है कि जो नॉर्मल बिल्डिंग है, नॉर्मल बिल्डिंग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो आरसीसी की फ्रेम की बिल्डिंग होगी या स्टील की बिल्डिंग होगी, जिसमें फ्रेम बिल्डिंग होगी बेसिकली। वो उसमें कॉलम होंगे, बीम होंगी और स्लैब होगी और वॉल्स होंगी। वॉल्स जो हैं वो जनरली ब्रिक्स वगैरह की वॉल होती है या इस तरह का मटेरियल होता है जो स्टिफनेस में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। तो हम एक नए आइडिया के साथ निकल के आए फिर कि भाई इसका ऐसा करो, इसमें एक शियर वॉल डाल दी जाए। तो शियर वॉल में क्या होता है? शियर वॉल में जैसे अपने प्लान, ये तो एलिवेशन था, मैं प्लान बनाता हूँ एक बिल्डिंग का। एक बिल्डिंग है, अब इसमें बिल्डिंग में मान लो बहुत सारे कॉलम हैं, इसमें आप बहुत सारे कॉलम्स बना सकते हैं ऐसे। ऐसे कॉलम्स हैं, और अंदर भी इसमें खूब सारे कॉलम्स आपने दिए हुए हैं। तो ये क्या है कि वो ठीक है कि कॉलम्स हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट आपके पास है बिल्डिंग की तो ये कॉलम की जो स्टिफनेस है वो कम हो जाती है, वो सिग्निफिकेंट नहीं रहती, सफिशिएंट नहीं होती। तो हम क्या करते हैं फिर, सफिशिएंट अगर नहीं है तो इसके लिए अब जैसे आपको याद होगा स्टिफनेस जो है, स्टिफनेस अगर हम लिखते हैं कि शियर के लिए, या तो ये सिंपल तरीके से लिखता हूँ कि जो है स्टिफनेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। अब क्या होता है, जो आई है, आई जो होता है वो है जैसे BD³ बाई 12। तो अगर हम फोकस करते हैं डी पर, तो डी को मैं ट्वाइस अगर कर दूं तो आई जो है 8 आई हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे मैं डी बढ़ाऊंगा तो उसके क्यूबिक फॉर्मुलेशन के साथ आई बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में हमको स्टिफनेस बढ़ानी है तो हम उस डायरेक्शन में जो स्टिफनेस बढ़ाने के पर्पज से इसकी किसी भी कॉलम की डेप्थ कह लो, आप जैसे कह लो कि भाई किसी कॉलम की डेप्थ हमने बढ़ा दी। तो अगर यहाँ पे पहले स्मॉल डी डेप्थ थी, अब ये कैपिटल डी डेप्थ हो गई, और अगर स्मॉल डी कैपिटल डी से 10 गुना है, या ऐसे सिंपल ऐसे कह लेते हैं और सिंपल तरीके से, मान लो पहले 400 mm का एक कॉलम था, अब आपने 400 mm के कॉलम की जगह 4000 mm के बीम दे दी, वॉल दे दी शियर। तो ये 10 गुना हो गया। तो जो डी है, डी अगर डी से 10D हो गया, 400 से 4000, तो आई जो है वो 10 की पावर 3 डी हो जाएगी। 1000 गुना इसकी स्टिफनेस बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जिस डायरेक्शन में आवश्यकता होती है उस डायरेक्शन में हम शियर वॉल दे देते हैं। जब हम शियर वॉल देते हैं तो और भी चीजें हमको ध्यान देनी पड़ती हैं, जैसे कि इसकी जो
तो इसके अलावा कुछ चीजें भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। वो है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जैसे मैंने ये शेयर वॉल इस तरह से दो शेयर वॉल आपको दिखा दी, लेकिन इसमें सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री नहीं है तो टॉर्शन आता है, तो वो मैं अभी कवर करूंगा इसके बाद में। तो हम ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं कि जो शेयर वॉल भी एक कुछ पर्टिकुलर चीजों को ध्यान में रख के प्रोवाइड की जाती है, जिससे सिमेट्री डिस्टर्ब नहीं हो। और सिमिलरली बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम शेयर वॉल प्रोवाइड करते हैं। शेयर वॉल का मेन पर्पज होता है कि वो उसकी स्टिफनेस को, बिल्डिंग की स्टिफनेस को इम्प्रूव करती है, या आप कह सकते हैं इसकी बिल्डिंग की रिजिडिटी को इम्प्रूव करती है। सो दैट इज शेयर वॉल। अब शेयर वॉल कई तरह की होती हैं, स्टील की भी होती है, मटेरियल वाइज भी कई तरह की होती है, स्टील की, कंक्रीट की, और मतलब डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर। जो लकड़ी वगैरह की भी पॉसिबल है, लेकिन वो डिपेंड करता है वॉट एवर इज स्ट्रक्चर, तो उसके हिसाब से शेयर वॉल हम प्रोवाइड करते हैं। देन शेयर वॉल को अप्लाई करने के, लगाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, किस तरह से आप उसको यूज करते हैं। दैट ऑल्सो है सेवरल मेथड्स। तो मेनली अब शेयर वॉल है, उसके 2-3 पर्पज हैं। एक तो वो ओवर टर्निंग को रोकेगा, एक एक्सेसिव स्ट्रेसेस को वो रजिस्ट करेगा, फिर एक्सेसिव रिफ्लेक्शन को रजिस्ट करेगा। तो इन सबको अगर हम कह रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई एक्सेसिव वाइब्रेशंस को भी वो रजिस्ट करेगा। तो ओवरऑल ये हमारे स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, सेफ और ड्यूरेबल बनाएगा। ड्यूरेबल इसलिए क्योंकि क्रैक्स वगैरह भी उसके कारण से कम आएंगे। सो there are many type of approaches to construct that. आज के में कोई डाउट other things I will cover in the next class. अभी कोई डाउट है तो बताओ। Is there any doubt? Okay. If you do not have any doubt, then I would like to conclude the class. Okay. Thank you very much.